ओके, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग देखेंगे किस तरह से वेबसाइट के पेजेस को हम लोग, जैसे होम पेज होता है, तो उस तरह के पेजेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए क्या कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। एक्चुअली आज से हम लोगों का प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, एक एक करके हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे हम अपने पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ताकि जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में अगर देखो तो जीपी प्रोनी का ही ले लो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर एक सेक्शन है जहाँ पर कि कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, फिर एक सेक्शन है जहाँ पर मेनूज है, फिर नीचे एक सेक्शन है जिसमें एक में बैनर है और दूसरे साइड में लिंक्स है, फिर नीचे एक सेक्शन है, फिर उससे नीचे अबाउट अस, प्रिंसिपल, है ना, फिर उससे नीचे दो सेक्शन है जिसमें एक तरफ नोटिस वगैरह है और एक तरफ गैलरी है, फिर नीचे में एक सेक्शन है जहाँ पर कि कॉलेज का एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। तो दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस। तो कैसे हम लोग इस तरह के सेक्शन को बना सकते हैं, इसके लिए क्या कंसेप्ट है हमारे एच टी एम एल सी एस एस में, यही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यस, एच टी एम एल डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। कहता है द डी आई, हेलो, B1 किसी को नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है वीडियो? यस। तो बाकी को जिसको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा अपना डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से कनेक्ट करने का कोशिश करो। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो रहा होगा। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। द div टैग डिफाइंस ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, div टैग का यूज करके हम लोग अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं अपने पेज पर HTML में। द div टैग इज यूज्ड एज ए कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट्स। और हर डिवीजन में कुछ न कुछ एलिमेंट्स हम लोग डालेंगे, जैसे किसी कहीं पर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट डालेंगे, कहीं पर हम लोग इमेज डालेंगे, है ना। जो भी डालना होगा वो एक कंटेनर के रूप में काम करेगा, जिसके अंदर हम अलग अलग कोड उसके अंदर हम लोग लिखेंगे और वो जो है अलग अलग सेक्शंस के रूप में उसको दिखाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक div के लिए कहता है कि वो तो ठीक है, कंटेनर के रूप में काम करता है, साथ ही साथ उसको CSS के द्वारा हम लोग ये दिखाते हैं कि हाँ ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। तो उसको CSS के द्वारा हम लोग जो क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन में बांटते हैं। div टैग तो एक कंटेनर है, लेकिन अगर हम CSS के द्वारा उसको अगर नहीं इस तरह से मतलब CSS के द्वारा उसको अगर हम स्टाइल नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि हाँ ये एक अलग सेक्शन है और ये एक दूसरा सेक्शन है। तो इस चीज के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, CSS का यूज उसमें करते हैं, ताकि वो अलग अलग सेक्शन हमको दिखाई दिखाई पड़े। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं div टैग का। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास एग्जाम्पल में जाते हैं और हम लोग सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो लिख लेते हैं। ओके, अब हम लोग को ये जो बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग इसके अंदर हम लोग तीन डिवीजन बना देते हैं। ठीक है, div/div,
ये एक डिवीजन हो गया, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन। लेकिन अगर हम इसको सेव कर दें, सेव एज example6.html ऑल फाइल, अगर हम इसको सेव कर दिए तो अभी क्या होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे example6 को, तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। div टैग तो हम लिखे, तीन तीन बार div टैग को यूज किए हैं, लेकिन कोई अंतर हमारे पेज पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस div चूंकि एम्प्टी तो नहीं होगा, इसके अंदर कुछ न कुछ होगा, तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स जो है, जैसे नॉर्मल पैराग्राफ को ही हम पहले दिखाने के लिए कुछ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जैसे एक में हम ये कर देते हैं पेस्ट, बस दिखाने के लिए, क्योंकि इम्प्टी में तो कुछ दिखने वाला है नहीं, तो कुछ, वो तो कंटेनर है, उसमें जब तक कुछ डालेंगे नहीं तो क्या दिखेगा। तो हम इसके अंदर एक अलग पी टैग के अंदर ये एक अलग डाल दिए, फिर एक दूसरा पी बना लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग दूसरा पैराग्राफ डाल देते हैं, ये वाला, और एक और बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग ये तीसरा डाल देते हैं। हर डिवीजन में अलग अलग पैराग्राफ डाल दिए। ओके, नाउ आई विल सेव दिस एंड रिफ्रेश द पेज। अब अगर हम देखें इसको, तो हमको ये दिख रहा है कि भाई ये क्या, ये div टैग तो कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो नॉर्मल हम p टैग के अंदर भी लिखते तो आउटपुट कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता। तो फिर div टैग का क्या यूज हुआ। तो अब हम लोग div टैग में कुछ css का यूज कर देंगे, जिससे कि हमको वो प्रॉपर div टैग जो क्या काम करता है वो दिखेगा। तो मेरे पास एक सैंपल css है, अभी हम फिलहाल अभी इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजों को इसमें यूज किया गया है, तो हम ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसका यूज यहाँ पर कर दें। और पता होगा तुम लोगों को, ये तो पता होगा कि ये जो कोड है CSS का, ये किस तरह का कोड है ना, इंटरनल CSS का कोड है। और ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनल CSS कहाँ लिखा जाता है, तो हेड सेक्शन में लिखा जाता है और स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। अब देखो, यही सब पता होने वाला चीज है, यही सब हम लोग अभी तक सीखे हैं। ठीक है, ये कोड हम लोग इतना अभी लिखने के लिए नहीं सीखे हैं, CSS का कोड कैसे लिखा जाए, लेकिन हाँ, CSS का कोड अब हम यूज तो जरूर कर सकते हैं। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, बट अभी फिलहाल हम सिर्फ ये तुमको दिखा रहे हैं कि भाई इसका क्या यूज होने वाला है, क्या अंतर करेगा ये। तो अब देखो क्या अंतर किया भाई, क्या अंतर किया। तो एक अलग सेक्शन है ये वाला, एक दूसरा सेक्शन है ये वाला, और यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है जिस कारण से आउटपुट सही से नहीं आया। क्या गड़बड़ हुआ है, div टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, गड़बड़ जगह पे पेस्ट हो गया है लगता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ठीक कर देते हैं। ये यहाँ पर नहीं होना था, बल्कि यहाँ पे होना था। ये हमारा तीन अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, देखो, सिर्फ ये 5 लाइन का कोड हम ऐड किए, सिर्फ हम ये 5 लाइन का कोड ऐड किए, जिससे हमारा पूरा का पूरा पेज का जो है लुक चेंज हो गया। क्या हम ऐड किए, हम ऐड किए कि मेरा जो div होगा उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे होगा। ठीक बात है, ये जो सेक्शन है, इतना छोटा सा पार्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ग्रे कलर का है। और क्या है, विड्थ जो होगा वो 300 पिक्सल होगा, मतलब इसका साइज, इसका विड्थ साइज, ठीक है, चौड़ाई जिसको कहते हैं,
तो 300 पिक्सल का ये साइज के अंदर हम लोग इसको रखेंगे। इसके अंदर बॉर्डर जो होगा वो 15 पिक्सल का होगा और ग्रीन कलर का होगा। ये जो बॉर्डर देख रहे हो ये बॉर्डर है ना, जैसे ही एक सेक्शन है, एक डिवीजन है, तो निश्चित रूप से उसका बॉर्डर होगा। तो वो बॉर्डर जो है वो बॉर्डर हम इस तरह का बना दिए। इसके बाद पैडिंग 50 पिक्सल। ऑलरेडी आप लोगों को पैडिंग का मतलब पता है, नहीं भी पता है तो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे पैडिंग का मतलब हम लोग टेबल में यूज किए थे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो पैडिंग का मतलब होता था कि हमारा कंटेंट जो है, जो हम इसके अंदर लिखे हैं और जो बॉर्डर है, दोनों के बीच का स्पेस, ठीक है। और इसके बाद फिर है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है मार्जिन का मतलब हो गया आपका इसमें div टैग का मार्जिन। अच्छा एक सेकेंड, 20 पिक्सल मार्जिन। आई थिंक हमको लगता है कि ये दोनों जो बॉर्डर है उसके बीच का ये गैपिंग मार्जिन कहला रहा है, ठीक है। हम अभी तुरंत इसको आगे के स्लाइड में क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। तो आई थिंक अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि DIV टैग क्या करता है, DIV टैग का यूज क्या होता है ना। हम नॉर्मल जब पैराग्राफ लिख रहे थे तो इस तरह का पैराग्राफ दिख रहा था, लेकिन हम जब इसको अलग अलग डिवीजन में डाल दिए, अलग अलग सेक्शन बना करके डाले, तो वो इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों दिख रहा है, तो हमने कुछ CSS का कोड इसके ऊपर अप्लाई किया, इसी कारण ये ऐसा दिखने लगा। अगर हम ये CSS का कोड यहाँ से हटा लें तो फिर हमारा DIV टैग कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको हटा लें तो मेरा DIV टैग कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये DIV टैग को कौन काम करने के लायक बना रहा है, तो CSS जो है वही उसको बना रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर क्लियरली लिखे हुए हैं कि द DIV टैग डिफाइंस ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट, और फिर द DIV टैग इज यूज्ड एज ए कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट which is then styled with CSS और manipulated with JavaScript। और उसका एक एग्जांपल यहाँ पर हम डाल दिए कि एग्जांपल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब जो हम अभी दिखाए, हम जो अभी करके दिखाए, ये CSS बॉक्स मॉडल कहलाता है। कहने का मतलब हम एक प्रॉपर बॉक्स बना रहे हैं जिसके अंदर अपने डेटा को हम रख रहे हैं। और यहां पर सबसे अंदर जो कंटेंट है, एक बार फिर से यहां पर देख लो, यहां पे ये वाला जो चीज है ये हमारा कंटेंट हो गया, है ना। तो वो हम यहां पे दिखा रहे हैं। ये व्हाइट पार्ट मेरा कंटेंट है। पैडिंग, पैडिंग ये वाला है, मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप। हम बिल्कुल सही थे, जो हम बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे। ये इस दोनों के बीच का गैपिंग है। इसके बाद क्या है हमारा बॉर्डर। तो ये ग्रीन कलर वाला जो है ये बॉर्डर हो गया, है ना। और मार्जिन, मार्जिन मतलब बॉर्डर और नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन होगा, इसका बॉर्डर और उसका जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसके बीच में जो मार्जिन छोड़ा जाएगा, जो गैप छोड़ा जाएगा, उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सबके बारे में दिया हुआ है। द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट और एन इमेज अपीयर, clear an area around the content, the padding is transparent, a border that goes around the padding and content, clear an area outside the border, the margin is transparent। okay। तो ये एक बॉक्स मॉडल है जिसके द्वारा हम लोग डिवीजन में इसको अप्लाई करके अलग अलग सेक्शन बनाते हैं और वो दिखने में काफी अट्रैक्टिव होता है, और ये इसीलिए ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। वैसे अगर नहीं भी यूज करें तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ CSS का कोड लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि हाँ ये वो एक अलग सेक्शन है और दूसरा एक अलग सेक्शन है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरे चीज में, वेबसाइट लेआउट। जो मेन टॉपिक हम जो शुरू शुरू में बताए थे वो टॉपिक है ये, कि अपने पेज को अलग अलग सेक्शन में बनाना ताकि हमारा अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइप के डेटा को हम रख पाए। जैसे ऊपर में हेडर एरिया होता है, कहता है ए वेबसाइट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू हेडर, मेनू, कंटेंट एंड फुटर। कम से कम ये 4 सेक्शन तो जरूर एक वेबसाइट में होगा।
सबसे ऊपर हेडर होगा जहाँ की जो भी संस्था है उसका नाम वगैरह होगा, है ना। उसके बाद मेनू होगा, उसके बाद बीच में कंटेंट एरिया होगा जहाँ सारा डिटेल होगा, और नीचे फुटर होगा। ठीक है, अभी हम तुरंत ये इस एग्जाम्पल को हम भी दिखाए थे कि जीपी बरौनी के साइट में हम लोग इस तरह का काम किए हुए हैं, है ना। ये जो हम काम किए हुए हैं, है ना, ये नीचे फुटर हो गया, ये वाला एरिया फुटर कहलाएगा। ऊपर बीच में कंटेंट एरिया हो गया, उसके बाद ये मेनू एरिया हो गया, और ऊपर हेडर एरिया हो गया। तो ये हर वेबसाइट में नॉर्मली इस तरह का फॉर्मेट यूज होता है नॉर्मली। ठीक है, थोड़ा इससे ज्यादा 19-20 जो हो जाए, बट ये होता है। और बीच का पार्ट जो है वो भी अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो सकता है। वो 2 कॉलम में हो जाए, 4 कॉलम में हो जाए, 3 कॉलम में हो जाए, वो डिपेंड मेरे ऊपर करेगा। अब कहता है कि इस तरह के काम को करने के लिए हमारे पास पहले तो हम नॉर्मल करके दिखा देते हैं इसी में। ये तो हम एक सिंपल सा बता दिए कि हाँ ये चीज होता है, इस तरह का हम लोग बना सकते हैं। बट अब हम एक्चुअली में अलग अलग डिवीजन कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक हेडर नाम का क्लास बनाएंगे, हेडर। और इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। इसके बाद लिखेंगे हाइट 30%, विड्थ 100%। ये एक हेडर नाम का हम बना दिए। दूसरा हम बना रहे हैं कंटेंट के नाम से, कंटेंट। और इसका हाइट हम देंगे 40%, और विड्थ देंगे 100%। इसके बाद हम लोग बनाएंगे फूटर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर व्हाइट, हाइट 30%, विड्थ 100%, कलर ब्लू। हम अभी 3 अलग अलग क्लास बनाए, एक हेडर के नाम से बना दिए, दूसरा कंटेंट के नाम से बना दिए, तीसरा फुटर के नाम से बना दिए। ठीक है, अब पहले हम लोग ये जो हमारा अलग अलग डिवीजन है, हम सब में अलग अलग क्लास का नाम लिख दें। सबसे ऊपर वाला क्लास हो जाएगा हेडर, बीच वाला क्लास हो जाएगा कंटेंट, और नीचे वाला हो जाएगा फुटर। हम अभी बस सैंपल दिखाने के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। क्लास इक्वल, अब हम इस पेज को यहां पर सेव कर रहे हैं और ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेज में क्या अंतर आया। ठीक है, तो हमारा एक तिरंगा के समान हमारा पेज 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया। सबसे ऊपर वाला सेक्शन जो है वो 40% हाइट और 100% विड्थ में फैला हुआ है, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो लिखा हुआ है। बीच वाला जो एरिया है उसमें हमारा क्या है, 40% हाइट और 100% विड्थ में फैला हुआ है, ब्लू कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है। और नीचे वाला जो एरिया है
वो 30% हाइट और 30% हाइट और 100% विड्थ एंड क्या चीज, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और कलर उसका जो है टेक्स्ट का कलर व्हाइट है। तो जो भी हम सेटिंग अप्लाई किए उससे ये सेटिंग चेंज हो गया और हम ये देख रहे हैं कि कैसे डिवीजन जो है div टैग हमारे पेज को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, ये तो हम समझ गए कि हम लोग 3 सेक्शन में हॉरिजॉन्टली बांट दिए, बट यहां पर अभी एक चीज और होता है जो हम लोगों को सीखना है कि अगर हम किसी एक सेक्शन को 2 अलग अलग कॉलम में बांटना चाहें तो क्या करेंगे। जैसे यहां पर 3 कॉलम में बटा हुआ है, 1 2 सॉरी 2 बीच में और तीसरा ये। तो ये ऊपर वाला तो है ही अलग अलग सेक्शन में, बीच वाला जो है वो भी अलग अलग 3 कॉलम्स में बटा हुआ है। तो कहता है वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक मैगजीन और ए न्यूज़पेपर। देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट मल्टी कॉलम्स लेआउट। ईच टेक्निक हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। जिसमें कि पहला है CSS फ्रेमवर्क के द्वारा, दूसरा है CSS फ्लोट प्रॉपर्टी के द्वारा, तीसरा है CSS फ्लैक्स बॉक्स के द्वारा, चौथा है CSS ग्रिड के द्वारा। ये 4 तरह का अलग अलग कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं और हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो CSS फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं और इसके द्वारा हम अपने एक सेक्शन को 2 कॉलम में या 3 कॉलम में जितना हो, हम 2 कॉलम का यूज करने वाले हैं तो 2 कॉलम में हम लोग उसको बांटेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। अब हम एक अलग से क्लास फाइल हम बनाएंगे, डॉट साइड, साइड नाम का एक हम बनाएंगे, या राइट कर दो, राइट। और यहां पर हम देंगे फ्लोट राइट विड्थ इसका होगा 40%, हाइट इसका होगा 100%, और इसका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रे। मतलब एक अलग से हम बनाए हैं राइट नाम का क्लास जो 40% विड्थ और हाइट 100%। अब ये तो कहोगे सर हाइट 100% दे रहे हैं तो ये पूरे में चला आएगा, नहीं। अब हम इसका स्ट्रक्चर जो बनाने वाले हैं, क्योंकि ऊपर के हेडर वाले एरिया में हमको ये नहीं रखना है, हमको सिर्फ कंटेंट के अंदर इसको रखना है। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट के अंदर अलग से एक div टैग लिखेंगे कंटेंट के अंदर। ठीक है, क्लास इक्वल टू राइट, क्लास इक्वल टू राइट, इसके अंदर हमको जो भी रखना है वो रख लेंगे और div को क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब कंटेंट के ही अंदर एक दूसरा div है जिसके अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, साइड, साइड वाला जो हमारा था क्लास राइट वाला वो हम लोग लिख दिए और इसके अनुसार हमारा एक अलग सेक्शन बनेगा और उसके बाद लेफ्ट साइड वाला पार्ट में जो है ये हमारा नॉर्मल कंटेंट रहेगा। ठीक है, इससे हम अपने पेज को 2 कॉलम में, एक सेक्शन को 2 कॉलम में बांट सकते हैं। देखते हैं क्या होता है अंतर हमारे पेज में। तो हम अब देख सकते हैं कि हमारा जो बीच वाला सेक्शन था वो अलग अलग 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया है ना, और 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गया और यहाँ पे हम लोग जो है साइड बार का यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये एक तरह से हमारा एक टेम्पलेट है जिसका यूज हम करते हैं पेज को होम पेज बनाने के लिए, एक तरह से कह सकते हो होम पेज में इस तरह का से हम लोग यूज करते हैं। हालांकि नीचे वाला हम बड़ा रखे हुए हैं, नीचे वाला इतना बड़ा नहीं होगा, फुटर का एरिया जो है वो थोड़ा छोटा होगा और कंटेंट का एरिया इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल चूंकि तिरंगा झंडा वाला कंसेप्ट यूज कर रहे थे तो उस तरह का बना दिए थे,
बट उसको हम लोग अपने हिसाब से बना लेंगे, या अभी कहोगे तो अभी कर देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है वो। बस हम अपने हाइट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे इसका हाइट जो है वो हम कर देंगे 15%, और इसका हाइट हम कर देंगे 60%। अब हम देख सकते हैं हमारा नीचे वाला छोटा हो गया और बीच वाला एरिया बड़ा हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा div टैग। अब इसमें एक चीज और हम लोगों को सीखना है। क्या सीखना है? तो हम लोग अभी तक सीखे कि div टैग का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके ऊपर css का यूज करके कैसे अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, बॉक्स मॉडल का यूज कैसे करते हैं, है ना, वेबसाइट लेआउट कैसे बनाते हैं, और अब हम लोगों को सीखना है रिस्पॉन्सिव वेब पेज कैसे बनाते हैं। अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है रिस्पॉन्सिव का मतलब? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट यूजिंग HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge a website to make it look good on all devices like desktop, tablet and phone। मतलब किसी भी डिवाइस में वो सुटेबल दिखे, ऐसा ना दिखे कि कुछ चीज जो है छिप रहा है, नहीं दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। तो उसके लिए ही हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। इसके लिए हम लोग दो तरह का काम करते हैं। एक तो व्यू पोर्ट को सेट करते हैं, कहता है टू क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एड द फॉलोइंग मेटा टैग टू ऑल योर वेब पेजेस, है ना। अपने वेब पेज में एक अलग से एक लाइन यूज करना है, और मेटा टैग का यूज हम लोग हेड सेक्शन में करते हैं। जैसे स्टाइल टैग का यूज हम लोग हेड सेक्शन में करते हैं, मेटा टैग का भी यूज हम लोग हेड सेक्शन में करेंगे। मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0, ये लाइन हम लोगों को ऐड करना होता है ताकि हमारा जो पेज हो वो रिस्पॉन्सिव हो। साथ ही साथ एक और चीज का हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है मीडिया क्वेरीज। कहता है मीडिया क्वेरीज कैन बी यूज टू डिजाइन रिस्पॉन्सिव वेब पेज सच एज सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट, विड्थ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस, ओरिएंटेशन, है ना, एंड रिजोल्यूशन। ये सारा चीज को सेट करने के लिए हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं। यूजिंग मीडिया क्वेरीज आर ए पॉपुलर टेक्निक फॉर डिलीवरिंग ए रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल फोन। ठीक है, अब कहता है कैसे मीडिया क्वेरी का हम लोग यूज करते हैं, मीडिया क्वेरी को कैसे लिखते हैं, उसका क्या तरीका है लिखने का। उसके लिए हम लोग, जैसे अगर स्मार्टफोन के लिए हमको अपने पेज को चेंज करना है तो हम लोग लिखते हैं मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मीन विड्थ इक्वल टू 600 पिक्सल। मतलब ये हुआ कि 600 पिक्सल से अगर छोटा का कोई डिवाइस हमको अगर मिलता है तो उसके लिए हमारा जो है कंटेंट, जो कुछ भी मेरा दिखेगा पेज, वो कैसा दिखेगा, क्या क्या चीज छोटा हो जाएगा, क्या क्या चीज का लेआउट बदल जाएगा, ये कोड हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसी तरह से मीडियम डिवाइस जैसे टैबलेट के लिए लिखना है तो उसके लिए 768 पिक्सल सेट करते हैं मिनिमम विड्थ। ठीक है, मिनिमम विड्थ उसका क्या होना चाहिए, 768 होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग एक अलग से जो भी उसके लिए सेटिंग्स लिखना होता है वो सेटिंग्स हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नॉर्मल लैपटॉप वगैरह के लिए यहाँ पर लैपटॉप होना चाहिए, यहाँ पे स्मार्टफोन नहीं, लैपटॉप। तो उसके लिए कहता है 992 पिक्सल का मिनिमम विड्थ होगा। ठीक है, जिसके लिए हमारा जो है लेआउट कैसा होगा वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग सेटिंग हम लिख रहे हैं, अलग अलग लेआउट और अलग अलग उसका CSS हम लिख रहे हैं, जिससे कि वो अपने आधार पर क्या कर ले, उसको चेंज कर ले और वो प्रॉपर दिखे हमको, जो है जो मेरा वेब पेज बने वो हर डिवाइस में प्रॉपर दिखे। इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब पेज और इसके लिए व्यू पोर्ट और मीडिया क्वेरी का हम लोग यूज करते हैं। राइट, तो होपफुली ये सारा कंसेप्ट सबको कम से कम जरूर समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट लेआउट में किस तरह से अलग अलग लेआउट बनाते हैं, डिव टैग का कैसे यूज करते हैं। ठीक है,
इतना तो जरूर सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक टेम्पलेट है, ऑलरेडी बना हुआ है टेम्पलेट, और हम लोग उस टेम्पलेट को देखें और समझने का कोशिश करें कि उसमें हम लोग क्या सब चीज यूज किए। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो पिछले क्लास में भी हम आप लोगों से डिस्कस किए थे कि हम लोग जो है अगले क्लास में इस तरह के टेम्पलेट को देखेंगे और सीखेंगे इसमें क्या सब चीज है। और इसमें बहुत कुछ हम लोग करके अभी देख भी चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए सीख चुके हैं। तो बस इसका एक ओवरऑल जो कोड है वो हम लोग देखेंगे। और इसमें मेनू वाला जो पार्ट है, ये मेनू वाला पार्ट, ये हम लोग आज नहीं देखेंगे। ये हम लोग मेनू को छोड़कर बाकी सारे चीजों को आज हम लोग देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग मेनू वाला चीज भी देखेंगे। और जैसे कांटेक्ट वाला जो पेज है, ये कांटेक्ट पेज कैसे बनाते हैं, है ना, ये फॉर्म, ये गूगल मैप, ये सब कैसे ऐड करते हैं। तो कांटेक्ट पेज और मेनू ये अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग केवल होम पेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। ओके, अब देखिए एक एक लाइन पढ़ते जाइए। ऊपर से डॉक टाइप HTML जो ये आपका लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन जो है इसके आगे एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही किसी टैग के आगे एक्सक्लामेशन लग जाए समझ लो वो कमेंट है। ठीक है, तो ये आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क आपके पेज पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बस इसलिए लिखे हैं कि हमारा किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो HTML है, इसीलिए हम एक कमेंट लिख करके उसको शो करवा दिए। इसके HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस इनिशियल स्केल 1.0, अभी अभी तुरंत इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, है ना। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, लिंक href इक्वल टू मेनू डॉट सी एस एस REL इक्वल टू स्टाइल सीट, इसका यूज हम लोग क्यों किए, एक्सटर्नल CSS मेनू डॉट CSS नाम का एक फाइल है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं अपने इस पेज में, इसीलिए हम लोग इसको एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पर लिंक करवाए हैं। ये भी हम लोगों को पता है कि एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर इसमें एक रिस्पॉन्सिव नाम का क्लास बना हुआ है जिसका विड्थ है 100% और हाइट है ऑटो। ऑटो हाइट जो है वो अपने डिवाइस के आधार पर अपने आप को फिक्स कर लेता है कि उसका क्या होना चाहिए, उसका कंटेंट जो है, जैसे 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 कंटेंट ऐड होते जाएगा उसका हाइट बढ़ते जाएगा। ठीक है, और विड्थ जो है वो फिक्स रहेगा 100% में। ठीक है, तो ये एक क्लास है जिसका यूज हम किसी न किसी डिवीजन में करेंगे, किसी न किसी DIV के अंदर करेंगे। इसके बाद एक लेफ्ट नाम का क्लास बनाए हैं जिसका फ्लोट लेफ्ट रखे हैं, मतलब वो लेफ्ट साइड में होगा। विड्थ 65% रखे हैं। मार्जिन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये सब का सब मार्जिन हम लगभग 10 पिक्सल सेट किए हैं, केवल राइट वाला 15 पिक्सल रखे हैं। तो मार्जिन का कंसेप्ट अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि मार्जिन क्या काम करता है। तो दो अलग अलग डिवीजन के बीच के गैपिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। फिर से एक राइट नाम का क्लास बना रहे हैं जहां ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल करवा रहे हैं। मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझ लो ये एक नया चीज है। इसका मतलब होता है कि अगर टेक्स्ट जो है उसके अंदर ज्यादा हो जाए, मतलब जितना बड़ा उसका साइज है उससे ज्यादा टेक्स्ट हो जाए, तो स्क्रॉल बार उसके अंदर ऐड हो जाए। और वाई का मतलब होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वाला ये हो गया स्क्रॉल बार, है ना, ये स्क्रॉल बार हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार। और इधर अगर रहता नीचे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो वही यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, आ जाओ ऊपर अब। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एक कोड डाला गया है कलर का।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब जो भी लिखेंगे वो सेंटर में लिखाएगा। फ्लोट राइट, क्योंकि वो राइट साइड हमको रखना है तो राइट हो जाएगा। और विड्थ उसका है 30%, 30% एरिया में ही वो रहेगा, ठीक है। उसका विड्थ जो है वो 30% एरिया में ही रहेगा। ओके, इसके बाद हम लिख रहे हैं मीडिया ओनली स्क्रीन एंड विड्थ 620 पिक्सल, मतलब ये हम मोबाइल फोन के लिए हमारा कैसा उसका ये होगा, कैसा उसका लेआउट होगा, तो वो हम लिख रहे हैं कि मेनू के लिए लेफ्ट और राइट तीनों क्लास के लिए उसका विड्थ हम क्या सेट कर रहे हैं, 100% सेट कर रहे हैं। ये मोबाइल फोन के लिए लिखा गया मीडिया क्वेरी कोड है। इसका यूज हम लोग करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए। किसके लिए, मोबाइल फोन के लिए। 620 पिक्सल है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक स्क्रिप्ट टैग यूज किया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का एक लाइन का कोड है। इस कोड को हम लोग मेनू के लिए यूज किए हैं, है ना। और ये हम लोग एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह की चीजों को अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, इस ट्रेनिंग में हम लोग ये पार्ट नहीं पढ़े हैं। बस इसका हम लोग यूज केवल कर रहे हैं ताकि मेरा काम जो है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पर हमको जरूरत था तो हमने इस कोड को यहाँ पर रखा है। इसके लिए अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, बस इसको यूज कर लेना है, इतना अभी समझ के चलो। उसके बाद बॉडी स्टाइल, ठीक है, बॉडी टैग स्टाइल इनलाइन एट इनलाइन सीएसएस का यूज किया गया है। इसके बाद एक div टैग का यूज किए हैं और इसके अंदर एक इमेज लगाए हैं, मतलब इस डिवीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेज है। इसका क्लास जो है वो रिस्पॉन्सिव है। अभी तुरंत ऊपर रिस्पॉन्सिव क्लास बनाए थे, वही क्लास यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। इसके बाद मेनू वाला कंसेप्ट हम पहले ही बताए कि आज हम लोग नहीं, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो मेनू वाला जो भी चीज है उस चीज को अभी हम लोग हटा के चलेंगे। यहां तक, है ना, यहां से लेके यहां तक मेनू वाला कंसेप्ट है। कुछ नहीं है इसमें भी, लेकिन इसको हम रख रहे हैं रिजर्व कोटा में कि इसको सेपरेटली हम लोग डिस्कस कर लेंगे आराम से, क्योंकि इसके बाद div स्टाइल ओवरफ्लो ऑटो, यहां पर ये अलग से क्यों ऐड किए, क्योंकि हमारा जो ये जो बीच मतलब क्या कहा जाए उसको, ये जो डिवीजन है हमारा, ये अगर मान लो ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को छोटा और बड़ा कर पाए, इसके लिए एक अलग से इनलाइन कोड लिख दिया गया है, इनलाइन सीएसएस, कि अगर ओवरफ्लो होता है, अगर साइज से बड़ा हो जाता है तो वो डिव जो है अपने आप को उसके हिसाब से छोटा और बड़ा कर पाए, इसके लिए ये कोड लिखा गया है, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स होगा तो उसका मतलब हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ओवरफ्लो y हो जाएगा तो वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली वो बड़ा और छोटा हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम एक इमेज लगा रहे हैं, GIF इमेज, और इसका भी क्लास हम लोग रिस्पॉन्सिव रखे हुए हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखो क्या क्या हम लोग देखे। सबसे ऊपर ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग ये नीचे वाला सेक्शन में आ गए, इस सेक्शन में GIF फाइल का यूज किए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ div क्लास लेफ्ट, div क्लास लेफ्ट, ठीक है। इसके अंदर एक लेफ्ट क्लास का यूज किए हैं जो कि लेफ्ट साइड में रखेगा हमारे डिवीजन को, हमारे सेक्शन को। और उसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट जो है वो हमको वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट में देखो ये क्या करेगा, तो ये वाला, ये सेक्शन, ये वाला डायरेक्टर्स मैसेज जो देख रहे हो, ये वाला सेक्शन, इसके लिए वो कोड लिखा गया है ना। क्लास इक्वल टू लेफ्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होगा, इसीलिए इसका नाम क्लास इक्वल टू लेफ्ट रखे हैं, और उसके हिसाब से उसका कोड भी, CSS का कोड भी लिखा गया है। इसके बाद फिर क्लास राइट रखा गया है, और इसके अंदर हम लोग है ना
क्लास इक्वल टू राइट लिखे हैं और इसके अंदर हम लोग कुछ लिंक्स बनाए हैं और ऑलरेडी हम ये सब पहले से बता चुके हैं कि मार्क्यू टैग का यूज करेंगे, डायरेक्शन अप रखेंगे, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट का क्या यूज होता है ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अंत में करके एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो अब तुम देखो कि जो कुछ भी कोड लिखा हुआ है ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं, सब कुछ डिस्कस किए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए नया है, बट उसका तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना ही हम लोगों को सीखना है आगे, ठीक है। तो कई सारा लिंक हम डाल दिए हैं, है ना, कई सारा लिंक डाल दिए क्योंकि एक नोटिस बोर्ड के रूप में है। इंपॉर्टेंट जो भी लिंक रहेगा वो लिंक यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो पेज पर हम चले जाएंगे या वो फाइल मेरा खुल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा फुटर एरिया होगा। देखो यहाँ पर फुटर एरिया है, डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर इतना इतना, डिजाइन बाय आईटी ग्रुप। तो फुटर के लिए अलग से हम लोग इंटरनल सीएसएस नहीं बनाए, बल्कि क्या कर लिए, इनलाइन सीएसएस बना के ही उसका काम हम लोग कर लिए। बात समझ में आया? इंटरनल सीएसएस नहीं बना के इनलाइन सीएसएस के द्वारा हम उसका काम कर लिए और इसी के साथ हमारा ये पेज जो है यहाँ पर खत्म हो गया और ये हमारा जो है कंप्लीट एक होम पेज हो गया जिसमें कि मेनू का कंसेप्ट केवल हम लोग का बच गया है। वो भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसके लिए एक अलग सीएसएस का फाइल ही है और वो फाइल जो है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। बस हम लोग एक बार उसको देख लेंगे उसके अंदर क्या सब यूज किए हैं और उसके बाद एक नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको जानबूझ के सेपरेट रखे हैं क्योंकि ज्यादा नहीं हो जाए आज की क्लास के लिए, तो इसीलिए हम इसको आज इसको स्किप कर दिए क्योंकि ये एक अलग ही चीज है जिसको हम लोग सेपरेटली कल अगले क्लास में पढ़ लेंगे और अगले क्लास में हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सैटरडे के क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्लॉग का यूज करना, किस तरह से हम लोग गूगल सर्विस का यूज करके ब्लॉग बना सकते हैं और उसी के साथ हमारा जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा और प्रोजेक्ट वर्क सबको दिया जाएगा। इसी ढंग का पेज आप लोगों को बनाना है। सैंपल के लिए बोलोगे तो हम कोड जो है तुम लोगों को स्क्रीनशॉट के रूप में भेज देंगे सैंपल लेने के लिए कि उस तरह का तुम लोगों को बनाना है, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर लिए, ऐसा नहीं। और तुम लोगों को फिर टाइम दिया जाएगा, 2 वीक का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर पब्लिशिंग का काम देखेंगे और हमारा जो है कंप्लीट जो है वेबसाइट डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट और रिपोर्ट सबको मिल जाएगा और इसी के साथ हमारे ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली 4 वीक ट्रेनिंग हम लोगों का कंप्लीट। ओके, नाउ आज हम एक बार भी इंटरेक्ट नहीं कर पाए आप लोगों के साथ क्योंकि बहुत कुछ कवर करना था और ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ कवर किए, सब चीज को देखे सीखे। तो एनीवन हैव एनी डाउट? यस, यस, एनीवन हैव डाउट? बैच 2 में एक चीज बहुत अच्छा है, सारे बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं। इतना अच्छा अटेंडेंस किसी बैच में नहीं है। बैच 4 का तो मत पूछो, 2 स्टूडेंट है मात्र। बैच 3 में भी 3 स्टूडेंट है। बैच 1 का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। बैच 2 में मैक्सिमम लोग अटेंड करते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हर क्लास में देखते हैं सारे बच्चे आते हैं, क्लास करते हैं और निश्चित रूप से जो बच्चे क्लास कर रहे हैं वो जरूर अच्छा सीख रहे होंगे।